नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंबाला में गोरक्षा दल ने एक बड़े ट्रक में यूपी में कटाई के लिए ले जा रही भैंसों को पुलिस की सहायता से मुक्त करवाया। देर रात सूचना के आधार पर काली पलटन पुल के नजदीक गोरक्षा दल व लाल कुर्ती पुलिस चौकी ने नाकाबंदी लगाकर पशुओं के लदे ट्रक को काबू किया। पशुओं का लदा ट्रक पंजाब से यूपी के सहारनपुर की ओर ले जा रहा था। पुलिस ने ट्रक से 54 भैंसों को मुक्त कराया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस पकड़े गए युवकों की पहचान सहारनपुर निवासी चालक जनरल व उनके साथी काला, अजीम व राहुल के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि शनिवार देर रात पंजाब गो रक्षा दल में सूचना मिली थी कि एक ट्रक पशु से लदा हुआ सहारनपुर की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने गो रक्षा दल के साथ नाकाबंदी की और ट्रक को रोकने का प्रयास किया, परंतु तेज रफ्तार ट्रक ने पहले गो रक्षा दल के सदस्यों के ऊपर ट्रक से टक्कर मार भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस व गो रक्षा दल ने उसको थोड़ी दूर आगे चलकर ट्रक को रुकवा लिया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और उसमें से सभी भैंसों को मुक्त करवाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उनके पास गुप्त सूचना थी, उन्होंने हमें दी, कंट्रोल रूम को दी। उनकी सहायता से हमने उनको पकड़ के चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया था। कैंटर को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुल चंदन 10,000 कट्टे किसने ले जाके दिए? ये अपना इसको ले जा रहे थे, पार करते हैं, ट्रेस पेपर लेते हैं, लाल की बस वहाँ ले जाते हैं। साहब इसको अमृतसर से सहारनपुर ले जा रहे थे। देखा जा रहा है इसमें कईयों की बहुत हालत भी खराब है। पानी पिला रहे हैं उनको, डॉक्टर बुला लिया गया, पानी दोबारा घास गिर रहे हैं, उनको घास मंगवा लिया, पानी पिलाने लगे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 लोग गिरफ्तार हुए, 4 गिरफ्तार। ये अपना पंजाब की तरफ से ट्रक आ रहा था, तो उनको गुप्त सूचना मिली, तो हमने टोल टैक्स बैरियर के पास नाका लगाया हुआ था, जो कि हमने इसको रोकने की कोशिश की। तो इस समय हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, तो हमारे एक मोटरसाइकिल को थोड़ी चोट भी लगी, बाइक वाले को चोट भी लगी। तो उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई वहाँ पर। कहाँ से पकड़ा इनको? ये अपना बलदेव नगर थाने के पास से आगे से ये काटने के लिए लेके जा रहे थे यूपी। कितने पशु है इसमें 54 है। तो कुछ मृत्यु है, कुछ मृत्यु है, जिसमें 4-5 मृत्यु हैं जिसके अंदर। सीपीएम के राज्यसभा सदस्य एमसीआईटीयू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन ने यूपी के बिसाहड़ा कांड को सुनियोजित साजिश करार दिया है। उसमें अब लेफ्ट की क्या जगह देखते हैं और उसमें बिहार के चुनाव को मद्देनजर भी भविष्य में भी क्या अकेला चलने का रास्ता रहेगा? बिहार का जो चुनाव है उसी में लेफ्ट अलग से एक होके सारे लेफ्ट पार्टियों एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। काहे बाकी जो है उसका नीति के साथ सरकार में आके वो क्या करने वाला है, इसके बारे में अभी आम सहमति का कोई वास्तविकता नहीं बना। तो नीति अगर हम किसी को राजनीतिक समर्थन देता है और नहीं देता है, ये डिपेंड करता है जो हमारे अब क्या करना है उसके ऊपर कम से कम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने। वो बनने का कोई चांस हुआ नहीं, तो हम अकेला ही कर रहा है। एक देश को आर्थिक नीति आर्थिक ढांचा आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इसको अगर समझना है जो पैरामीटर्स में, अगर वो सारे पैरामीटर देखा जाए जो उसमें हम पीछे हटने का चेहरा ही दिख रहा है। कहे लोगों को ऊपर गरीबी जितना बढ़ रहा है, लोगों को खरीदने का ताकत जितना घट रहा है, उसी का जो रिफ्लेक्शन बाजार में हो रहा है। और नए जो लागत करने वाला उसको जितना भी कंसेशन दिया जाए, वो लागत तभी करेगा जब वो उसका इन्वेस्टमेंट को सही रिटर्न आने का संभावना बनेगा। एक डूबते हुए मार्केट, संकुचित होते हुए मार्केट, छोटा होते हुए बाजार में कभी कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है। तो लेकिन हमारे मोदी साहब तो उल्टा रास्ता में चल रहे हैं। दुनिया भर जाके बोलते हैं मेरा देश में आओ, कोई कानून नहीं होगा, मजदूर का कोई परेशानी नहीं होगा, सारे सब कानून हम बदल रहा है, तुम आ जाओ। लेकिन उसी में कोई रिजल्ट होगा लगता नहीं है। तो इसी परिस्थिति में हमारे संघर्ष को और तेज करना, ये छोड़ के कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ और एक खतरनाक स्थिति हमने CIT ने अपने संगठन में हमारा अधिवेशन में हम रेखांकित किया, वो है जो जब जनता आम जनता एक होते जा रहा है,
भोपाल के होटल लेकव्यू अशोका में स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष की जानकारी पत्रकारों से चर्चा में दी गई। सही है, हमारे 2 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक हमारे हर गांव में एक आशा है और दूसरे हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर है वो हमारी ANM है। इन दोनों हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको पूरा एक समझ है जो कि उनको किस तरह से समझाइश देनी है, किस तरह से 1-to-1 में कम्युनिकेशन करके उनको कन्विंस करके लाना है, वो इस पे उनको इस प्रक्रिया का उनको बड़े भली भांति जानकारी है। मगर फिर भी यदि कुछ ऐसे परिवार हैं या ऐसे कोई समुदाय है जो कि इससे नहीं करना चाहता या आगे अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए नहीं लाया जाता है, तो उनको भी चिन्हित करके हमारे जो उनसे हायर लेवल पर जैसे डॉक्टर्स हैं या हमारे PHC के जो हमारे हायर लेवल के सुपरवाइजर्स भी होंगे, उनको भी भेजकर उन तक ये जागरूकता पहुंचाने की और उनको कन्विंस करने की व्यवस्था की गई। जो हमारी आशा वर्कर है वो हर घर में सर्वे करती है और निकालती है बच्चे, यदि कोई छूट गए हैं बच्चे तो उनको निकालती है और उनको आमंत्रण पत्र की जो बात हो रही है वो आमंत्रण पत्र भी दिया जाता है कि इस तारीख को आपके गांव में ये सत्र लगेगा, यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे बच्चे को लेके आइए। और जो ट्रैकिंग होती है वो ये होती है कि जो सर्वे में जितने बच्चे गांव के हैं उनमें से कितने बच्चों को वास्तविक रूप में टीका दिया गया कि नहीं दिया गया, इसकी ट्रैकिंग की जाती है, जिससे हम कोशिश करें कि कोई भी बच्चा छूटे। अब तक जो हमारे पास जो केसेस आए हैं वो लगभग 862 केसेस डेंगू के हमारे प्रदेश भर में आए, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे पास शिवपुरी के केसेस आए, करीब 340 के करीब केसेस वहाँ से आए। चंबल का जो हमारा डिवीज़न है, ग्वालियर डिवीज़न है, वो प्रभावित है और इस कारण से प्रभावित है क्योंकि हमारे जो मजदूर हैं वो दिल्ली जाते हैं और वो वहाँ पे अपना काम करते हैं। और शिवपुरी में समस्या दूसरे तरह की है क्योंकि वहाँ पे पानी हर दूसरे या तीसरे दिन मिलता है, तो इसलिए लोग अपने घरों में 1 नहीं 2 नहीं मगर 8-8 10-10 कंटेनर भी अपना रखते हैं। और जब हम सर्वे कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि उन घरों में बहुत भारी संख्या में हमारे को लार्वा मिल रहा है। करीब जब ये काम हमने सितंबर में शुरू किया था तो लगभग 40% जो कंटेनर थे उसमें हमारे को लार्वा मिल रहा था, मगर अब वो संख्या धीरे धीरे घट के 25% हो गई, मगर वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक भोपाल का संबंध है, केसेस आ जरूर हैं मगर उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है क्योंकि डेंगू का जो उपचार है जिस तरह से हो रहा है उससे हमारे जो करीब 56 लोग हमारे अभी प्रदेश में हैं जो कि अभी डेंगू से उपचाररत हैं, मगर वो ठीक भी हो जाते हैं और फिर उनको होम बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए हम उनके भोपाल में अभी हमारे हैं। कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहोवा में नाबालिग द्वारा लगाए गए मजबूरन आत्महत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र के कस्बा पेहोवा के गांव रामगढ़ रोड में पुलिस ने एक नाबालिग द्वारा लगाए गए मजबूरन आत्महत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने का मामला सामने आया है। नाबालिग पीड़ित लड़की का नाम काजल है जिसकी उम्र 13 साल की है, जिसका एक छोटा भाई भी है। पीड़ित के माता पिता न होने के कारण इन दोनों बच्चों का पालन पोषण दादा दादी ही कर रहे थे। पीड़ित द्वारा मजिस्ट्रेट को बयान देने के बाद पुलिस ने पीड़िता की चाची को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां एक तरफ नाबालिग लड़की अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है जिसका इलाज PGI चंडीगढ़ में चल रहा है, वहीं दूसरी ओर आरोपी चाची को बचाने के लिए ग्रामीण DSP पेहोवा के दरबार में पहुंचे और सभी आरोपों को झुठलाते हुए मामले को एक हादसा बता रहे हैं। मीडिया को मिले मोबाइल बयान के अनुसार ये हादसा स्टोव फटने के कारण से हुआ बताया जा रहा है कि वहीं मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए बयान के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को आरोपी मानकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जब इस बारे में DSP पेहोवा चंद्रपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर, जो ये रामगढ़ रोड में बच्ची के जो जलने का मामला है, ये क्या मामला है? दिनांक 1/10/15 को वार्निंग केस का रुख आया था जिस पर मजिस्ट्रेट साहब की बयान कराई थी, तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी चाची को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार के बाद जो वहाँ के गांववासी थे वो बोल रहे हैं कि मामला
जिस प्रकार से बयानों के आधार पर मामला दर्ज है वो आरोप गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको मिले हैं, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया? ये अगर गलत है तो वो अपना कोर्ट में सबूत देंगे। तो क्या आपके पास जो मिले थे आपको किस प्रकार की कोई शिकायत दी या कोई? नहीं मिले हैं, शिकायत नहीं, तस्दीक के लिए आए हैं, तस्दीक की गई है केस की। जो हमारी तफ्तीश में मामला सच्चा पाया गया है, बाकी आगे तफ्तीश जारी है। मैं जीवन सिंह नंबरदार गांव सिंह से हूँ। जो लड़की है ये मेरे गांव की रहने वाली थी और रामगढ़ रोड में शादीशुदा थी। इसके ऊपर एलिगेशन यह आया एक छोटी लड़की जो जल गई है कि इसकी वजह से जली है, जबकि ये सरासर गलत है। जो लड़की थी बिल्कुल नॉर्मल थी। ये सभी गांव के लोग इसके मायके के आए हैं, इसके ससुराल वाले आए हैं। आज 500 के करीब जो है लोगों ने डीएसपी साहब से मुलाकात किया और उनसे यही आग्रह किया है कि इसकी जो है री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर इसको असलियत में इसका कोई कसूर है तो इसके ऊपर आपराधिक मामला जो दर्ज है उसको चलाया जाए, अन्यथा इसको रद्द किया जाए। जबकि आप सभी लोग जानते हैं, उसके गाँव के लोग भी जानते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल इनका बुरा हाल है रो करके। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, डीएसपी साहब से भी, और इसके लिए हम सीएम विंडो पे भी शिकायत करेंगे, डीजीपी से ही मिलेंगे। तो हमारी ये मांग है कि इस मामले की जो है री इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध और पानी का पानी निकाला जाए। अगर किसी के साथ भी बेइंसाफी है तो उसके साथ बेइंसाफी ना की जाए। तो क्या मानते हो आप ये जो हादसा है किस प्रकार से? नहीं, ये अचानक हादसा हुआ। इस बच्चे की जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जो जलने वाला है, तो उसका लड़की का जिसको ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जिसके ऊपर 306 का पर्चा दर्ज किया गया, वो गलत है। तो हमारी ये मांग है कि उसकी बिल्कुल दोबारा से जांच की जाए। अगर आपको ये लगता है कि मामला बिल्कुल सही है तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, अन्यथा रद्द किया जाए। किस प्रकार से बता रहे हो कि आप उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? जो बच्चा है ना, उसके गाँव वालों ने भी ये बताया कि उसकी लड़की की जो कई दिन से वो अपनी जो नॉर्मल स्थिति है वो ठीक नहीं थी। तो बच्चे उसके आसपास के सारा गांव के लोग हैं, उनके गांव के लोगों ने बताया कि वो बच्चा है ना, तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से जो है, इस वजह से हुआ है हादसा। तो ये पहले भी लोगों ने अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेशन की है। तो क्या उस बच्चे की कभी पहले मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हुई है कि किस प्रकार की? नहीं, उसकी उम्र अभी 12-13 साल की उम्र है। इन्वेस्टिगेशन का तो कोई मसला ही नहीं। कोई मेडिकल वगैरह? नहीं, कोई मेडिकल वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ जी, क्या नाम आपका? रामफल। कहाँ के रहने वाले? रामगढ़ रोड। तो ये जो मामला है, जिस वक्त ये हादसा हुआ, आप कहाँ थे? ये मेरे घर के पड़ोस में है जी, मेरा घर इसके बिल्कुल साथ लगता घर है जी। आपको कैसे सूचना मिली? ये जब लड़के चिल्लाए ना, आग लगी हुई थी इस पर, तब मेरे को पता लगा भी चिल्लाने से, लड़के के चिल्लाने से। तो जो आग लगी, आप मौके पे पहुंचे, आग को किसने बुझाया और किस प्रकार से इस पर काबू किया? आग इसका मतलब गेट बंद था, ताला लगा था। इसके दादाजी ने इसका ताला खोला जी। मैंने वहाँ इसकी इनके खाट से कंबल उठा के पानी में बह के फिर लड़के को मतलब बुझाया। उस टाइम पर लड़के शाम पर। तो जिस पे आरोप लगाया है कि वो महिला उस जो सिचुएशन थी उस जगह से कितनी दूर पे थी? वो महिला वहाँ उस टाइम मौके पर नहीं थी। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में चल रहे भाजपा चंडीगढ़ 4 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान का हुआ समापन। प्रशिक्षण महाअभियान के अंतिम दिन पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्र ने कहा कि देश में केवल मात्र भाजपा ही दे सकती है सुशासन। कुरुक्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्र ने कहा कि देश में भाजपा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो नागरिकों को सुशासन देने में सशक्त है। वे देर साय कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड पर अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत में भाजपा ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश प्रेम के प्रति लगाव रखता है। इतना ही नहीं, भाजपा संगठन के लिए देश सबसे पहले, संगठन बाद में और अपना व्यक्तित्व सबसे अंत में है। आज देश और विदेश में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं रही। इस उद्देश्य को जहन में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन देने की आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री ने सुशासन लाने के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने, सीएम विंडो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी अनेकों योजनाओं का अमली जामा पहनाने का काम किया। उन्होंने सुशासन विषय पर बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुशासन लाने की बात तो आमजन तक पहुंचाना है और सुशासन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं तैयार की है, उन योजनाओं की विस्तृत जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी है। भाजपा नेता ने कहा कि इस प्रशिक्षण शाला की सीडी प्रत्येक कार्यकर्ता को देने का प्रयास किया जाएगा
ताकि भाजपा कार्यकर्ता सीडी के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों व नीतियों के बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को सही जानकारी के साथ सही समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां से प्रशिक्षण देने के बाद लोगों के बीच जाएंगे और भाजपा की नीतियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता हमारी सरकार अच्छी सरकार के स्लोगन का आमजन के पास पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसीलिए हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण पर बहुत जोर देते हैं और इस प्रकार के जो प्रशिक्षण वर्ग है वो पूरे देश में सतत चलता है। तो सभी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, मतलब केंद्र से लेकर और निचली इकाई तक के सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण समय समय पर होता रहता है। इस प्रशिक्षण में सभी प्रकार के विषय होते हैं। पार्टी का जो आधारभूत तत्व ज्ञान है उसके बारे में, सामाजिक प्रश्नों के बारे में, सरकार जो करती है उसके बारे में, इन सभी विषयों पर प्रशिक्षण होता है। उसी प्रशिक्षण की कड़ी में ये एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर आज समापन अवसर आज समापन था उस प्रशिक्षण का। तो बीजेपी कार्यकर्ता क्या संदेश देना चाहेंगे समापन में? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो आज जो एक देश में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को आम जनता तक ले जाने का जो काम है वो हम कैसे खूबी से कर सकेंगे, इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। सर, आपका पूरा परिचय? शेषाद्री चारी स्तर पर हम सब काम करते हैं तो हमारी कुछ खूबियां हैं जिसके कारण हम उस स्तर तक आ सकें। इसीलिए ऐसे स्तर का जो कार्यकर्ता है उसके सामने अनेक विषयों के बारे में प्रतिपादन, अब जैसे टंडन जी ने बताया, उन सभी बातों के बारे में कहा गया। मुझे इस बात का यकीन है कि यहाँ बैठे हुए हम जितने कार्यकर्ता हैं, मेरे सामने जितने कार्यकर्ता हैं और मंच पर जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति में ये खूबी है कि वो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी के बारे में विषय रख सकने की क्षमता रखता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे है जिसमें बहुत खूबियां हैं, बहुत समझ। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरेजावाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरेजावाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए 5 साल दागते हुए कहा कि आज किसान त्राही त्राही कर रहा है और ऐसे में किसान कह रहा है दोनों है किसान विरोधी। हरियाणा प्रांत का किसान, हरियाणा प्रांत का गरीब खेतीहर मजदूर और ग्रामीण अंचल के करोड़ों लोग आज सबसे विकट और विषम संकट से गुजर रहे हैं। एक निर्दयी, बेरहम और बहरी सरकार हरियाणा में घोर कृषि संकट को देखने, सुनने और समझने में संपूर्णतया नाकामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार इन दोनों के बारे में ग्रामीण अंचल का किसान बड़े जोर शोर से केवल एक ही बात कहता है, दोनों हैं किसान विरोधी
खट्टर और नरेंद्र मोदी नतीजा यह है कि हरियाणा में 85 से अधिक शहरों से लेकर और 7,500 हरियाणा के ग्रामीण अंचल के गांव इस कृषि संकट के चलते आर्थिक विषम परिस्थितियों से में पिस रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी से हरियाणा के किसान और मजदूर वर्ग की ओर से चंद महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछना चाहती है। पहला सवाल, हरियाणा के किसान को और खेत मजदूर को धान की फसल की बाजार भाव के अनुरूप कीमतें क्यों नहीं मिल रही? $1509 किस्म का धान जिसे कांग्रेस पार्टी ने बासमती की श्रेणी में शामिल करवाया था, लगभग यमुनानगर पंचकूला से लेकर पानीपत तक, फरीदाबाद तक और दूसरी तरफ कैथल, जींद, रोहतक इत्यादि हिसार तक मंडियों के अंदर आ चुका है। कांग्रेस शासन में 2013-14 में $1509 और 1121 किस्म का धान 4200 से 4500 रुपया क्विंटल बिका करता था। 4200 से 4500 रुपया क्विंटल बिका करता था। पिछले साल खट्टर साहब और मोदी जी की सरकार में $1509 धान 3000 और 3200 रुपए क्विंटल बिका और 1121 किस्म का धान 2800 से 3000 रुपए क्विंटल बिका। और मोदी और खट्टर सरकार के साल 2015 में 1509 किस्म का धान आज 1400 से 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इसके साथ साथ एक और तुगलकी निर्णय लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में गेहूं और चावल पर जो सरकारें बोनस देती थी ताकि कुछ कीमतों की भरपाई हो सके, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में 44 नंबर पृष्ठ पर 2014 लोकसभा का जो है आज भी लिखा है और मोदी जी ने बार बार उसे बोलकर कहा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कि वो किसान को लागत, खाद की कीमत, दवाई की कीमत, किसान का मेहनताना, बिजली और पानी की कीमत, डीजल की कीमत, मशीनरी की डेप्रिसिएशन की कीमत जमा 50% मुनाफा देंगे। परंतु लागत जमा 50% मुनाफा देना तो दूर, उल्टा बोनस देने का प्रांतीय सरकारों के अधिकार भी छीन लिया नरेंद्र मोदी जी ने। में फिलहाल इतना ही, मुझे भी इजाजत, नमस्कार।